हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज के सेशन में आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं कुछ स्टैटिस्टिक्स के सवाल जो कि आपके आरपीएससी एबीएसटी के प्रीवियस ईयर सवालों में से उठाए हुए हैं। तो आइए फटाफट से इस डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, ये जो डिस्कशन है वो यूजीसी नेट कॉमर्स और मैनेजमेंट वालों के लिए भी बिल्कुल रेलेवेंट और इंपॉर्टेंट है। तो आइए फटाफट से सभी मिलकर इस डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप एबीएसटी ईएफएम बीएडीएम से आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जामिनेशन देने वाले हैं तो आपके लिए हमारे पास डिटेल्ड कोर्सेज है जिनको आप चेकआउट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट या फिर हमारी ऐप पे। कोई क्वेरी है तो आप हमें व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं, नीचे नंबर आपको यहाँ पे दिया गया है। एंड ऐसे ही प्यारे दोस्तों, अगर आप यूजीसी नेट कॉमर्स मैनेजमेंट या फिर तैयारी कर रहे हैं पीजीटी कॉमर्स या असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स के लिए, तो भी हमारे पास डिफरेंट कोर्सेज है जिनको आप चेकआउट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट या ऐप पे। कोई क्वेरी है तो आप हमें व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं, नीचे नंबर आपको यहाँ पे दिया गया है। चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास सवाल है, विच एवरेज वुड बी सुटेबल एवरेज फॉर साइज ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स? अरिथमेटिक मीन, मोड, मीडियन या फिर ज्योमेट्रिक मीन? तो अगर हम बात करें साइज ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स की, तो हमें वो साइज बनाना चाहिए जिसको पहनने वाले सबसे ज्यादा लोग हैं। यानी कि हमें वो साइज चूज करना चाहिए जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। और फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होने की बात मोड के अंदर की जाती है, और इसीलिए करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 मोड यहाँ पे बन जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, अगला सवाल है, इन विच एवरेज द इफेक्ट ऑफ एक्सट्रीम वैल्यूज इज द हाईएस्ट? अरिथमेटिक मीन, मीडियन, मोड या फिर ज्योमेट्रिक मीन? देखो, मीडियन में तो आप मिडल वाली जो ऑब्जर्वेशन है वो उठा लेते हो, मोड के अंदर फ्रीक्वेंसी देखी जाती है, अरिथमेटिक मीन के अंदर आप सारी ऑब्जर्वेशंस को देखते हो, और ज्योमेट्रिक मीन में भी सारी ऑब्जर्वेशन को देखते हो। बट ज्योमेट्रिक मीन में आपकी जो एक्सट्रीम वैल्यूज है वो इतना इफेक्ट नहीं डालती एज कंपेयर टू अरिथमेटिक मीन। और इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 1 अरिथमेटिक मीन या फिर सिंपल मीन यहाँ पे बन जाएगा। अगला सवाल है, द मोस्ट अप्रोप्रिएट एवरेज टू बी यूज्ड व्हाइल कंस्ट्रक्टिंग इंडेक्स नंबर इज? अरिथमेटिक मीन, मीडियन, हार्मोनिक मीन या फिर ज्योमेट्रिक मीन? तो प्यारे दोस्तों, ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि जब भी इंडेक्स नंबर तैयार करते हैं तो उसके लिए जो बेस्ट एवरेज रहती है दैट इज ज्योमेट्रिक मीन। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन 4 ज्योमेट्रिक मीन का बनेगा। सवाल है जी, द सम ऑफ डेविएशंस ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस इज जीरो फ्रॉम? तो इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन से अगर आप डेविएशन निकालोगे तो उनका सम जीरो निकल कर आएगा। ऐसा किसके केस में ट्रू होता है? ऐसा प्यारे दोस्तों अरिथमेटिक मीन के केस में ट्रू होता है, क्योंकि मीन से अगर आप बाकी ऑब्जर्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करते हो तो अल्टीमेटली उनका टोटल आपका जीरो ही निकल कर आने वाला है। और इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 1 का बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्शन इज एन आइडियल एंड साइंटिफिक? तो कौन सा डिस्पर्शन का मेजर सबसे आइडियल है और सबसे साइंटिफिक है? तो रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन या फिर नन ऑफ दी अबव? सो माय डियर फ्रेंड्स, ध्यान ये रखना है कि स्टैंडर्ड डेविएशन को बेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्शन यहाँ पे बोला जाता है। उसकी काफी सारी प्रॉपर्टीज हैं, काफी सारे एडवांटेजेस हैं जो कि आपको ध्यान में रखने होते हैं। तो सबसे बेस्ट आपका है स्टैंडर्ड डेविएशन, और इसीलिए करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 जो है ना वो यहाँ पे बन जाएगा। Coming to the next question, which method is used for comparison of variation in two series? तो दो सीरीज के बीच में अगर आपको कंपैरिजन करना है वेरिएशन का तो कौन से मेथड को यूज किया जाए? तो अगर हमारे पास दो सीरीज दे रखी है, अब उनको कंपेयर करना है। अब दोनों का स्टैंडर्ड डेविएशन तो निकाल लोगे, बट स्टैंडर्ड डेविएशन से कंपेरेबिलिटी नहीं बनती है। हमें स्टैंडर्ड डेविएशन के बाद एक नेक्स्ट स्टेप फॉलो करना होता है, विच इज टू कंप्यूट कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जब हम कंप्यूट करते हैं तो उससे हमें ज्यादा क्लैरिटी हो जाती है। इसका फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन, और इससे हम दो सीरीज को कंपेयर कर सकते हैं। जिस सीरीज का ये कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ज्यादा होगा तो उसका मतलब है कि वहां पे वेरिएबिलिटी आपको ज्यादा देखने को मिल रही है, और जिसका ये कम होगा उसका मतलब है कि वहां पे आपको वेरिएबिलिटी कम देखने को मिल रही है। करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर 3। चलिए, अगला सवाल है, द सेकंड मेजर ऑफ स्क्यूनेस इज बेस्ड ऑन? arithmetic mean, mode, median and mean deviation, arithmetic mean, median, mode and standard deviation, quartiles and median या फिर none of the above? So ध्यान रखना है यहाँ पे कि जो सेकंड मेजर ऑफ स्क्यूनेस है दैट इज योर बाउलीज मेजर ऑफ स्क्यूनेस। इसे सेकंड मेजर ऑफ स्क्यूनेस भी कहा जाता है। तो इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। देखो, जब आपका मोड आपको डिफाइंड नहीं होता तो उस केस में आप इसे अप्लाई करते हैं। इस केस में आप क्वार्टाइल्स और मीडियन का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा कुछ फॉर्मूला भी इसका रहता है जैसा आप देख पा रहे हैं। तो करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर 3 क्वार्टाइल्स एंड मीडियन।
तो प्यारे दोस्तों यहाँ पे हमारे पास सवाल है, शेपर्ड्स करेक्शन इज रिक्वायर्ड व्हेन। तो शेपर्ड की करेक्शन हमें कब रिक्वायर्ड होती है? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आपका कॉन्टिन्यूअस सीरीज के अंदर है, फ्रीक्वेंसी टेपर्स ऑफ टू जीरो इन बोथ द डायरेक्शंस, टोटल फ्रीक्वेंसी इज नॉट लेस देन 1000 अप्रोक्सीमेटली, ऑल ऑफ द अबव कंडीशंस फुलफिल। तो माय डियर फ्रेंड, शेपर्ड करेक्शन को जब हमें अप्लाई करना होता है तो हमारे जो मूवमेंट्स होते हैं उनको करेक्ट किया जाता है। हमारा ग्रुपिंग एरर किसी डाटा के अंदर होता है तो उसे करेक्ट करने के लिए शेपर्ड्स करेक्शन लगाया जाता है, और इसे लगाने के लिए सारी कंडीशंस का पूरा होना जरूरी है, और इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 4 का ही बनेगा। अगला सवाल है, फॉर विच मूवमेंट्स शेपर्ड करेक्शन इज नेसेसरी। सो माय डियर फ्रेंड्स, हमारा जो शेपर्ड का करेक्शन होता है वो मूवमेंट नंबर 1, 2, 3 और 4 में से 1 और 3 पे अप्लाई नहीं करता, उसके लिए कोई करेक्शन नहीं चाहिए। 2 और 4 वाले की करेक्शन हमें करनी होती है, जिसके लिए अलग अलग से फॉर्मूलाज हमें दिए गए हैं डिपेंडिंग ऑन कि आपकी क्लास इंटरवल का साइज क्या है, और इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 4 का ही बनेगा। Coming to the next question, if beta 2 is equal to 3, frequency curve is known as। तो अगर आपका बीटा 2 3 हो जाता है यहाँ पे, तो आपका फ्रीक्वेंसी कर्व यहाँ पे कैसा होने वाला है? तो अगर बीटा 2 आपका 3 है, तो उस केस में आपका जो कर्व है उसका कटॉसिस क्या होगा? उसका कटॉसिस होता है आपका मेसोकर्टिक, यानी कि वो नॉर्मल कर्व आपका यहाँ पे बन जाता है। अगर बीटा 2 ग्रेटर देन 3 है तो उसे लेप्टो बोला जाता है, अगर बीटा 2 लेस देन 3 है तो उसे यहाँ पे प्लेटिकर्टिक बोला जाता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 3 का बन जाएगा। अगला सवाल है, प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन प्रूव टू बी वेरी यूजफुल व्हाई। तो कोरिलेशन का प्रिंसिपल हमारे लिए काफी यूजफुल है। क्यों यूजफुल है? कंपैरेटिव स्टडी ऑफ टू और मोर देन टू रिलेटेड इवेंट्स। तो अगर आपको कुछ इवेंट्स को स्टडी करना है, उनका कंपैरेटिव स्टडी करना है, तो आप उनका कोरिलेशन निकाल सकते हैं। टू एग्जामिन एंड डिस्कस द म्यूचुअल रिलेशन बिटवीन देम। हाँ, तो अगर आपको इवेंट्स के बीच में कुछ म्यूचुअल रिलेशन बनाना है, आपको फ्यूचर की कोई प्रोडिक्शन या फॉरकास्टिंग करनी है, तो भी कोरिलेशन मदद कर सकता है। तो सभी चीजों में आपकी कोरिलेशन मदद कर सकता है। करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ दी अबव। Coming to the next question, development of the principle of correlation in the present form, the credit goes to। तो अभी जो कोरिलेशन है उसको लेकर किसको क्रेडिट किया जाता है ये आपको बताना है। तो प्यारे दोस्तों, कोरिलेशन जो है कार्ल पियर्सन से तो जुड़ा हुआ ही है, इसके साथ साथ फ्रांसिस गाल्टन से भी जुड़ा हुआ है। फ्रांसिस गाल्टन जो थे उन्होंने रिग्रेशन की भी कहीं ना कहीं शुरुआत करी थी। तो ये दोनों नाम आपको याद रखना है, कोरिलेशन और रिग्रेशन के कॉन्टेक्स्ट में काफी इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है ना वो यहाँ पे बन जाएगा। चलिए सवाल है, कोरिलेशन बिटवीन टू और मोर रिलेटेड वेरिएबल्स कैन बी स्टडीड अंडर कोरिलेशन एनालिसिस। अरे पता ही नहीं लग रहा क्या सवाल है, क्या ये लाइन दे रखी है। चलिए ऑप्शंस पढ़ते हैं। फाइंड आउट द क्वांटिटी एंड टाइप ऑफ कोरिलेशन बिटवीन टू रिलेटेड वेरिएबल्स। द इफेक्ट ऑफ कोरिलेशन इज टू रिड्यूस द रेंज ऑफ अनसर्टेनिटी ऑफ द प्रेडिक्शंस। प्रेडिक्शंस बेस्ड ऑन कोरिलेशन एनालिसिस आर क्वाइट बिलीवेबल एंड सर्टेन। तो मेरे को लग रहा है पूछ रहा है कि कोरिलेशन से आप क्या आगे कर सकते हैं। तो कोरिलेशन से आप कनेक्शन निकाल सकते हैं रिलेटेड वेरिएबल्स के बीच में, आप फ्यूचर प्रेडिक्शन कर सकते हैं, इसके बेसिस पे जो प्रेडिक्शन करेंगे वो ज्यादा बिलीवेबल होंगी। तो सारी बातें कहीं ना कहीं कोरिलेशन के कंटेक्स्ट में सही लग रही हैं, तो इसीलिए ऑप्शन 4, ऑल ऑफ द अबव ही करेक्ट आंसर बनेगा। अगला सवाल, हु प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ रिग्रेशन इन स्टैटिस्टिक्स। तो रिग्रेशन की जो थ्योरी है वो बेसिकली इट वाज प्रोपाउंडेड बाय सर फ्रांसिस गाल्टन। तो यहाँ पे इनका नाम आपको ध्यान रखना है, सर फ्रांसिस गाल्टन का। और ये चार्ल्स डार्विन के कजन थे, अगर आपने इनका नाम सुना हुआ है, अगर आपने बायोलॉजी साइंस में इनका नाम सुना हुआ है तो उनके कजन ही थे ये फ्रांसिस गैल्टन, और बायोलॉजी वाली फील्ड में ही इसे बेसिकली इनिशियली अप्लाई किया गया था। चलिए तो यहाँ पे सवाल है, रिग्रेशन लाइंस आर यूज्ड टू नो। तो रिग्रेशन लाइंस का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? रिग्रेशन लाइंस का इस्तेमाल बेस्ट एस्टिमेट्स के लिए किया जाता है, डिग्री एंड डायरेक्शन ऑफ द कोरिलेशन। तो जो आपके रिग्रेशन कॉफिशिएंट होते हैं आप उनका इस्तेमाल करके कोरिलेशन तक भी पहुंच सकते हो। और रिग्रेशन लाइन तो आपकी लाइन ऑफ बेस्ट फिट भी बोली जाती है। तो 1 और 2 दोनों सही है, करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर 3। चलिए तो यहाँ पे सवाल है, इन मल्टीपल रिग्रेशन फॉलोइंग मेथड आर स्टडीड। Multiple linear regression is studied to estimate the best value of dependent variable on definite value of two or more independent variable। तो मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम अपना जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसको कंपेयर कर रहे हैं
दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ। तो ऐसी यहाँ पे बात बोली जा रही है, जो कि बिल्कुल सही है। और इसके बाद है डिटेल्ड शेप ऑफ द सिंपल लीनियर रिग्रेशन इज कॉल्ड मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। अभी जो सेकंड वाला स्टेटमेंट है मुझे गड़बड़ सा लग रहा है, मेरे ख्याल से डिटेल्ड स्टडी की बात कर रहे थे, पता नहीं क्या बात कर रहे थे, बट कुछ स्टेटमेंट तो गड़बड़ लग रही है। बट इन्होंने जो आंसर दिया है ऑप्शन नंबर 3 का दिया ऑफिशियल की में, तो मुझे थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है सेकंड वाले स्टेटमेंट में। आपको इसके बारे में कुछ समझ में आ रहा है तो जरूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा। तो फिलहाल मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन को लेकर आपको जो बेसिक बातें हैं वो यहाँ पे मालूम होनी चाहिए, और उसी से आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है पता लग जाएगा। तो यहाँ पे सवाल है, थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आर प्रिपेयर्ड अंडर। तो हमारी जो थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होती है, जो आपकी बायनॉमियल, पोसॉन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, ये सभी थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशंस है। और ऐसी डिस्ट्रीब्यूशंस को हम जब तैयार करते हैं तो यहाँ पे कुछ अजम्पशंस को फॉलो किया जाता है, उन अजम्पशन के बेसिस पे इन्हें तैयार किया जाता है। कुछ प्रोबेबिलिटी को लेकर रूल्स फॉलो किए जाते हैं। तो जैसे अगर आपके बायनॉमियल के फॉर्मूला अगर आपको याद हो, तो उस फॉर्मूला के अंदर ही आपकी प्रोबेबिलिटी को लेकर बातें बताई जाती है। पी और क्या वो आपकी प्रोबेबिलिटी और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग अज्यूम करी जाती है, और इसके बेसिस पे कैलकुलेशन करते हैं। तो कुछ हाइपोथेसिस, कुछ असम्पशन, कुछ प्रोबेबिलिटी रूल्स यहाँ पे जरूर फॉलो किए जाते हैं हमारी थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस के अंदर। और यहाँ पे आंसर बनने वाला है ऑप्शन नंबर 4 का। चलिए, तो यहाँ पे सवाल है, विच थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो इनमें से कौन सी कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो बायनॉमियल और पोसॉन डिस्ट्रीब्यूशन तो आपकी डिस्क्रीट होती है, नॉर्मल वाली जो इट इज कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसीलिए करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर 3। चलिए, तो यहाँ पे सवाल है, इन लीप ईयर व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी टू हैव 53 मंडेज। तो हमारे जो लीप ईयर होते हैं उसके अंदर हमारे पास 366 डेज होते हैं। देखो यहाँ पे हमारा जो साल होता है ना, उसके अंदर 52 वीक्स तो पूरे होते हैं। 52 वीक्स को अगर आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट वुड बी 364 डेज। आपके 2 डेज यहाँ पे बच जाते हैं। अब ये जो 2 डेज है, ये आपके कुछ भी हो सकते हैं। अभी ये 2 डेज के अंदर आपसे पूछ रहा है कि 52 मंडे तो होंगे ही होंगे, आपके 53 मंडेज होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो अब ये 2 डेज में से अगर हमारे पास कोई भी मंडे हो जाए तो आपके 53 मंडेज हो जाएंगे। तो फेवरेबल आपके पास ये 2 डेज हैं, और टोटल पॉसिबिलिटी है कि आउट ऑफ 7 डेज कुछ भी हो सकता है। टोटल हमारे पास 7 डेज होते हैं वीक के अंदर, तो 2 डेज डिवाइडेड बाय 7 डेज ऐसे करके इसकी प्रोबेबिलिटी निकाली जाती है, और 2/7 जो इसका आंसर है वो प्यारे दोस्तों यहाँ पे बन जाता है। अगला सवाल है, व्हाट डिसीजंस आर टू बी टेकन इन स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल। तो एसक्यूसी के ऊपर सवाल है। स्पेसिफिकेशन ऑफ आर्टिकल्स टू बी प्रोड्यूस्ड, हाउ द आर्टिकल्स आर एक्चुअली प्रोड्यूस्ड, आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड रिजेंबल विद प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स और नॉट। तो ये सारी चीजें आपकी स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल के दायरे में आ जाती है। तो आपका आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 ऑल ऑफ द अबव का ही बनेगा। अगला सवाल है, व्हाट आर द टेक्निक्स ऑफ स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल, प्रोसेस कंट्रोल चार्ट्स, प्रोडक्ट कंट्रोल चार्ट्स, बोथ 1 एंड 2, या फिर नन ऑफ द अबव। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये आपकी दोनों टेक्निक्स हैं स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल की, और इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 3 बोथ 1 एंड 2 का बन जाएगा। चलिए, अगला सवाल है, विच प्रोग्रामिंग इज यूज्ड इन ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर, ग्राफिकल मेथड, सिंप्लेक्स मेथड, ट्रांसपोर्टेशन मेथड, या फिर अबव 2 एंड 3 बोथ। अभी यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे आपको बेसिकली कुछ चेक करना होगा कि किस तरीके से आप ऑप्टिमल तरीके से अपना ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हो ताकि आपके शिपिंग के खर्चे कम आ जाएं। ऐसा कुछ करना होगा, और उसके लिए मेरे ख्याल से तो आप सिंप्लेक्स मेथड, ट्रांसपोर्टेशन मेथड दोनों को फॉलो कर सकते हो। ट्रांसपोर्टेशन मेथड में तो बेसिकली हम यही डिस्कशन करते हैं कि किस तरीके से आपका ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए कमोडिटी का। हमारे पास कुछ सोर्सेज होते हैं, कुछ यहाँ पे डेस्टिनेशंस होते हैं, और हम यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को फ्रेम करते हैं। सिंप्लेक्स मेथड के अंदर भी हम लीनियर प्रोग्रामिंग के जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनको सॉल्व करते हैं, और यहाँ पे भी हो सकता है कि हमारे जो कॉन्स्ट्रेंट्स है वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर से जुड़े हों, और उनको सॉल्व करके हम कुछ ऑप्टिमल यहाँ पे कॉस्ट निकालने की कोशिश कर सकते हैं। तो सिंप्लेक्स और ट्रांसपोर्टेशन मेरे हिसाब से तो दोनों ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर से आप जोड़ सकते हैं। और इन्होंने जो ऑफिशियल आंसर की में आंसर दिया था डेट वाज ओनली ऑप्शन नंबर 2, तो मैं उससे कोई इतना सहमत नहीं हूं। आपको क्या लगता है वो आप मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन के थ्रू। अगला सवाल है, व्हाट आर द टेक्निक्स ऑफ नेटवर्क एनालिसिस, प्रोग्राम इवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक,
पर्ट बोला जाता है जिसे, क्रिटिकल पार्ट मेथड जिसे सीपीएम बोला जाता है, अगला है गर्ट और अगला है ऑल ऑफ दी अबव। तो पर्ट और सीपीएम नेटवर्क एनालिसिस में आते हैं, ये तो आपको पता ही होगा, बट अभी आप ये भी याद कर लो कि गर्ट आपका है ग्राफिकल इवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक, और ये भी एक नेटवर्क एनालिसिस टेक्निक ही है जिसे डेवलप किया था डॉक्टर एलन बी गर्ट ने। हालांकि इसका ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता, ज्यादा पॉपुलर नहीं है, बट फिर भी आपको इसका नाम भी ध्यान रखना है, याद रखना है। करेक्ट आंसर हियर वुड बी ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ दी अबव। चलिए, तो यहां पे सवाल है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रिप्लेसमेंट सिचुएशंस? Replacement of items deteriorating gradually with use and time, replacement of items breaking down suddenly, replacement of human beings। तो सभी चीजों में रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़ती है। आपकी जो आइटम्स है जो धीरे धीरे डेप्रिसिएट हो रही है, एकदम से खराब हो गई, आपके जो इंसान काम कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोग काम कर रहे हैं, वो भी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जा सकते हैं। तो इन सभी की रिप्लेसमेंट सिचुएशंस को हमें डील करना पड़ता है, और करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ द अबव का बन जाएगा। चलिए, तो यहां पे सवाल है, गेम थ्योरी इज एप्लीकेबल ऑन गेम्स एंड स्पोर्ट्स, बिजनेस, इंडस्ट्री, पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स, मिलिट्री ऑपरेशंस, ऑल ऑफ दी अबव। तो हमारी जो गेम थ्योरी होती है, आप उसको अलग अलग फील्ड्स में अप्लाई कर सकते हो। तो ये बेसिकली बात करती है ऐसी सिचुएशंस की जहां पे कुछ कंपटीशन हो रहा है, जहां पे प्लेयर कुछ स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, और इन सभी केसेस में हमें ऐसा कुछ देखने को मिलता है जिसमें कुछ स्ट्रेटेजी बनाते हैं, कुछ कॉम्पिटिटर्स होते हैं। तो इसीलिए करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ दी अबव। सो थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स, ये था हमारा डिस्कशन आरपीएससी के प्रीवियस ईयर सवालों के ऊपर। कुछ सवाल आसान थे, कुछ थोड़े से टेढ़े थे, बट आई होप ऑन द होल आपको डिस्कशन अच्छा लगा होगा, आपको सवाल समझ में आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो एक रिक्वेस्ट है आपसे कि इस वीडियो को जरूर लाइक कर ले और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, ताकि आपको फ्यूचर में ऐसे और क्लासेस भी मिलते रहे। आज के लिए इस सेशन में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।